हम लोग आज़ाद हिंद फौज पढ़ रहे थे और आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का जहां तक क्लास कल हो चुका है, उसके आगे हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। कल मैंने बताया था आपको कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था सितंबर 1942 में हुआ था। सितंबर 1942 में हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले सेनापति थे। और फिर इन्होंने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका कमान दे दिया, इसका सेनापति बना दिया 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में इसको दे दिया गया है ना। एक बात और याद रखिएगा, जो कैप्टन मोहन सिंह हुए, कैप्टन मोहन सिंह के साथ एक व्यक्ति और थे, रास बिहारी बोस। इन्होंने भी आजाद हिंद फौज के गठन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। रास बिहारी बोस के बारे में मैं आपको कुछ चाह रहा हूं कि पॉइंट बता दूं, सॉरी कुछ फैक्ट्स बता दूं। रास बिहारी बोस जो है युगांतर पार्टी से भारत में जुड़े थे और गदर आंदोलन से भी जुड़े थे। युगांतर पार्टी और गदर आंदोलन से जुड़े थे। फिर 1912 में इन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था दिल्ली में, और फिर ये बच के निकल गए थे, जापान भाग गए थे। लेकिन पहले बैंकॉक में इन्होंने जो है स्थापित किए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किए थे रास बिहारी बोस। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किए थे। और जापान से इन्होंने, फिर जापान में चले गए, जापान से इन्होंने न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला। जापान से न्यू एशिया समाचार पत्र निकाला और जापान सरकार ने इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड दिया था। रास बिहारी बोस को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड दिया था। ये रास बिहारी बोस के बारे में कुछ सूचना है। तो रास बिहारी बोस ने भी आजाद हिंद फौज के गठन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में जो है, मतलब आजाद हिंद फौज का सेनापतित्व कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। देखिए, सिंगापुर उस समय मतलब 1943 में मलेशिया के अंदर था, मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत था, मलय के अंतर्गत था। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मलेशिया से 1965 ईस्वी में जो है सिंगापुर स्वतंत्र हुआ। सिंगापुर जो है पहले मलेशिया का पार्ट था और 1965 ईस्वी में मलेशिया से यह स्वतंत्र हुआ है। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का सेनापति का भार संभाले थे। उसके पहले 2 जुलाई को उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 2 जुलाई को 43 को उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर 4 जुलाई को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का कमान संभाला। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का कमान संभाला, वही इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का कमान संभाला जिसका गठन रास बिहारी बोस ने किया था। तो 4 जुलाई को इन्होंने यह काम किया। और फिर जो है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में को आजाद हिंद फौज का जो सरकार का गठन हुआ, आजाद हिंद फौज का सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। और सिंगापुर में वो कैथोल हॉल था जहां अस्थायी सरकार का स्थापना हुआ था। कैथोल हॉल था
इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का भी हुआ। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन हुआ, कैथोहॉल हॉल में। ठीक, इसका जो मुख्यालय था वो रंगून में था। इस अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? रंगून में था, और सिंगापुर में भी इसका मुख्यालय था। इस अस्थायी सरकार का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस खुद थे, और वित्त मंत्री एस.सी. चटर्जी थे, और क्या कहते हैं, प्रचार मंत्री एम.एस. अय्यर थे। प्रचार मंत्री कौन थे? एम.एस. अय्यर थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कैथोल हॉल में, सिंगापुर के कैथोल हॉल में अस्थायी सरकार का गठन किया। इसका मुख्यालय रंगून में था, और सिंगापुर में भी इसका मुख्यालय था, और खुद जो है प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, और सेनाध्यक्ष बने, सेनापति बने, मुख्य सेनापति, और एच.एस. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया, और एम.एस. अय्यर को प्रचार मंत्री बनाया था। इन्होंने 3 ब्रिगेड का स्थापना किया था। इन्होंने 3 ब्रिगेड का स्थापना किया था: नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, गांधी और सुभाष, 3 ब्रिगेड का स्थापना किया था। इन्होंने महिलाओं के लिए झांसी रानी का, लक्ष्मीबाई झांसी ब्रिगेड बनाया था, और इसका जो हेड बनाया था लक्ष्मी सहगल को बनाया था। लक्ष्मी सहगल को लक्ष्मी स्वामीनाथन पहले थी, बाद में यह सहगल हो गई। लक्ष्मी सहगल का मूल नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक, इक्कीस अक्टूबर 1943 को यह हो गया। अस्थायी सरकार को जो मान्यता दिया था, जर्मनी की सरकार ने मान्यता दिया, जापान की सरकार ने मान्यता दिया। जर्मनी और जापान की सरकार ने इसको मान्यता दिया। बाकी तो यहां है ही। उसके बाद 6 नवंबर 1943 को जो है आजाद हिंद फौज ने क्या किया कि जापानी सेना ने क्या किया, अंडमान को जीत लिया और निकोबार को जीत लिया, और ये दोनों द्वीप जो है सुभाष चंद्र बोस को या आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। 31 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार पहुंचकर वहां पर अंडमान का नाम जो है स्वराज रखा, और अंडमान का नाम शहीद रखा, और निकोबार का नाम स्वराज रखा। जापानी सेना जब अंडमान निकोबार को जीत लिया तो आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद रखा और निकोबार का नाम स्वराज रखा। मार्च 1944 को जो जापानी फौज है वो बर्मा के रास्ते रंगून होते हुए कोहिमा और नागालैंड तक पहुंच गया। 18 मार्च 1944 को। फिर गांधी जी ने सुभाष बाबू ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक भाषण दिया। और कहा कि भारत की स्वाधीनता की इस आखिरी लड़ाई में, हे राष्ट्रपिता गांधी, मुझे आपका इस पवित्र लड़ाई में आशीर्वाद चाहिए और आपका शुभकामना चाहिए। तो पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से बोला था कि भारत की स्वाधीनता की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। हे राष्ट्रपिता,
भारत के मुक्ति के इस युद्ध में आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए और आपका शुभकामना चाहिए। काफ़ी इज्जत करते थे गांधी जी, इसलिए गांधी जी देश इनको कहते थे देशभक्तों का देशभक्त कहीं ना कहीं, और ये भी जो है इनको राष्ट्रपिता के ही रूप में लेते थे। लेकिन बाद में जापान जो है वह कंट्रोल हार जाता है, और जब वह हार जाता है 1945 में हार जाता है, तो आजाद हिंद फौज को भी जो है सरेंडर करना पड़ता है। आजाद हिंद फौज को भी समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश फौज जो है फिर से जो है रंगून पर कब्जा कर लेती है। ब्रिटिश फौज क्या करती है, रंगून पर कब्जा कर लेती है। तो जैसे ही रंगून पर कब्जा हो जाता है तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भी सरेंडर करना पड़ता है ब्रिटिश सेना के सामने में। मई 1945 में अधिकार हो जाता है। मई 1945 में ब्रिटिश सेना रंगून पर अधिकार कर लेता है। तो उसके बाद जो है आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इसी समय 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक 1945 में भारत में आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया। 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक भारत में आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया, और 12 नवंबर को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। उसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने जो विद्रोह किया था ब्रिटिश सेना के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ, तो ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर शपथ तोड़ने के आरोप में केस चलाना शुरू किया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर शपथ तोड़ने के आरोप में केस चलाया, और ये नवंबर 1945 में केस शुरू हुआ, ट्रायल, दिल्ली के लाल किला में। दिल्ली के लाल किला में 3 व्यक्तियों को जो है इसने फांसी का सजा दे दिया था। कौन कौन को दे दिया था? प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खां। 3 व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया था ब्रिटिश सरकार ने। जो दिल्ली के लाल किला में जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर केस चला, तो 3 लोगों को, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान को फांसी का सजा दे दिया गया। लेकिन काफी दबाव पड़ा, भारतीय जनता का दबाव पड़ा, बहुत सा प्रेशर के कारण अंतिम में उस समय के भारत के ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल ने अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों को क्षमादान दे दिया। एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे राशिद अली। राशिद अली को जो है 7 साल का सजा मिला था। 7 वर्ष का उनको राशिद अली को सजा मिला था। तो इस समय भारत के जो भी राष्ट्रीय पार्टी थे सभी ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में आए, और कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो या सीपीआई हो या अकाली दल हो, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सीपीआई हो, अकाली दल हो, ये सब जो है आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर के समर्थन में आए। कांग्रेस ने एक आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया, और उसका भूलाभाई देसाई अध्यक्षता कर रहे थे। भूलाभाई देसाई अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कांग्रेस के चोटी के नेताओं ने भाग लिया, जैसे कैलाशनाथ काटजू, जो उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री रह चुके थे 1937 की सरकार में। उसके बाद कैलाशनाथ काटजू हो गए, सपरू हो गए, तेज बहादुर सपरू हो गए, ये सब जो है, तो अरुणा असफ अली हो गई। ये सारे नेता जो है कांग्रेस आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव में आ गए। भूलाभाई देसाई जो है आजाद हिंद फौज बचाव समिति जो कांग्रेस ने गठन किया उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जवाहरलाल नेहरू जो थे वकालत आज से 25 साल पहले छोड़ चुके थे।
लेकिन 25 साल के बाद जो है वो व्यक्ति काला कोट पहनकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में आया। कहीं ना कहीं नेहरू भी उतना वैचारिक रूप से जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह कभी हटते थे। चाहे वो 1939 में सुभाष के साथ वह ठीक है साथ बने रहे, साथ दिए नहीं, CWC में साथ बने रहे लेकिन साथ दिए नहीं, और यहाँ भी जो है आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए इन्होंने काम किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यही सब है। इलाहाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ था CWC का, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इलाहाबाद में जो बैठक हुआ था, तो इसमें यह था प्रस्ताव जो आया था जिसको बहुमत मिला था, प्रस्ताव पारित हुआ था बहुमत से। उसमें यह था कि नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के तीनों रूप का विरोध किया गया और जापान की गुरिल्ला पद्धति को मतलब इसके प्रति जो एक निश्चित नीति अपनाया गया और जापान की गुरिल्ला पद्धति को जो समर्थन देते हुए जो यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है जिसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि 14 अगस्त जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के सामने में, तो फिर तो कोई बात नहीं थी। तो 14 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप से वो जापान जा रहे थे, तो रास्ते में जो है उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मृत्यु शब्द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 3 बार जो है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के लिए एक जांच समिति बना। पहली जांच समिति बना था 1956 में, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और शाहनवाज समिति का गठन किया गया था। उसके बाद 1970 में खोसला समिति का गठन किया गया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इन्होंने गठन किया था सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर जो है एक कमेटी बना आपको 1999 में 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में जो है यह कमेटी का गठन किया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु असल में हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर यह जांच करे। तो यही सब है। एक अनुज धर है, एक है अनुज धर। अनुज धर एक किताब लिखे व्हाट हैपेंस टू सुभाष। चाहे अनुज धर की किताब है, अनुज धर की व्हाट हैपेंस टू नेताजी, व्हाट हैपेंस टू नेताजी। उस किताब में, यह किताब ज्यादा पुरानी नहीं है, अक्टूबर 2015 की पुस्तक है यह, जब मोदी सरकार सत्ता में आ गया था। तो उस किताब में यह जो है इनका जो सुभाष बाबू का जो कहा गया कि ये गुमनामी बाबा के रूप में भारत में ही रहते थे और फैजाबाद में ये गुमनामी बाबा जो है ये निवास करते थे। बहुत सा चीज इसमें कहा गया कि संगम में ये बात नेहरू जी के साथ भी गए थे, नेहरू जी के साथ साथ रहते थे चश्मा लगा के। अब क्या इसमें सच से झूठ है वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा बात कह दिया जिससे ये काफी वाद विवाद में हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि नेहरू के कहने पर रूस ने सुभाष चंद्र बोस को गोली मार दिया, और इस बात को भी जो है इस पुस्तक में अनुज धर ने जांच किया है और अंतिम निष्कर्ष में यह उन्होंने दिया है कि कल्पना जो है सत्य से ज्यादा क्रूर है, कल्पना जो है सत्य से ज्यादा क्रूर है। जहां तक हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा जो है यह खतरनाक है। मतलब कहने का कि कहीं ना कहीं
वह भी जो है मानता है कि इनकी हत्या करवाई गई है। और मोदी सरकार जो है अंतिम में जब यह ऐसी कोई घटना हो रही है जिसको लाइट मिलाना मतलब देश हित में या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो मोदी सरकार चुप है। जो ये पुस्तक का सार यही है। तो यही है आपका। एक थे समर गुहा, ये एमपी थे समर गुहा। समर गुहा ने भी किताब लिखा था। समर गुहा की किताब का नाम था नेताजी डेड और एलाइव। किताब का नाम था नेताजी डेड और एलाइव। समर गुहा ने लिखा था। और सुभाष चंद्र बोस ने जो अपना आत्मकथा लिखा उसका नाम है माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दूसरा बात यह, जब 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया, लेकिन अभी आपको जान देने की आवश्यकता है। उन्होंने सैनिकों से आह्वान किया कि आपने बहुत त्याग किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि अब त्याग से काम नहीं चलेगा, अब आपको सर कटवाना होगा। अब भारत की स्वाधीनता के लिए हमें ऐसे पागल पुजारी की आवश्यकता है जो माँ की जो है चरणों में अपना सर जो है कटवा के रख सकते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जय हिंद का नारा जो है सैनिकों के बीच अभिवादन का एक तरीका बन गया। तो यही सब है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको चर्चा कर दिया। बहुत दिनों ये कहना है लोगों का कि गुमनामी बाबा जो फैजाबाद में रहते थे उत्तर प्रदेश में, वो सुभाष चंद्र बोस ही हैं। लेकिन सरकार जब तक राष्ट्रहित सुभाष चंद्र बोस जब तक सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत प्रयास नहीं, राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। इस तरीके से आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अब आगे की क्लास होगी। राजगोपालचारी फॉर्मूला उधर हो गया है, तो फिर बेबल प्लान आएगा। ठीक है, धन्यवाद।